विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन। भोजनावकाश के बाद अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। सदन में विभिन्न मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में गर्माहट। रांची के नगरी में तसर रेशम उद्योग के समावेशी विकास पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी हुए शामिल। तसर उद्योग और बुनकरों के उत्थान पर जोर। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगभग 450 किलोग्राम डोडा जब्त, 2 पकड़ाए। रांची से भी 3 तस्कर गिरफ्तार। और फुटबॉल संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रसार भारती ने डीएफडी जर्मनी से किया समझौता। रांची में आज से नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाज़ीर और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। लोकसभा में शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा जारी रहेगी। इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा। अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी। आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने रांची में एम्स स्थापित करने की मांग की है। उन्होंने कल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया। श्री साहू ने कहा कि मरीजों और स्थानीय लोगों के हित में देवघर के अलावा रांची में भी एम्स की स्थापना जरूरी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विकास और लोकहित के मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। भोजनावकाश के बाद आज भी बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। स्पेयर ट्रांसफार्मर नहीं है। आज अगर 64 केवीए का, 100 केवीए का अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 दिन लगता है। उसको टीआरडब्ल्यू में जाएगा, सेम बॉडी, उसी में रिपेयरिंग होगा। उसके बाद ला करके ग्रामीण को कम से कम एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30,000 रुपया लगता है अध्यक्ष महोदय। और ये 30,000 रुपये का बिलिंग करके अल्टीमेटली कौन खा जा रहा है? सरकार को ये बताना चाहिए। नहीं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो प्रश्न है महोदय, कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर जो नियम है सरकार का 24 घंटे में ठीक कराना, तो महोदय, और अगर नहीं होता है तो 25 रुपया पर कंज्यूमर पर हिसाब के उसको हर जाना मुहैया कराना। महोदय, चूंकि 2015 का यह नियम बना हुआ है महोदय JSERC के द्वारा कि 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा के अंदर ठीक कराने का मानक निर्धारित किया गया है महोदय। हम मानते हैं महोदय कि कहीं कहीं लेट होता है, थोड़ा व्यवस्था करने में देर होता है, लेकिन ये अंतिम खंड को आप देखेंगे महोदय, चौथा खंड को हम लोग सरकार कृत संकल्पित है कि 25-26 में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी IT सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया गया है महोदय।
रांची के नगरी में तसर रेशम उद्योग के समावेशी विकास पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया और तसर उद्योग और बुनकरों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय तसर रिसर्च और प्रशिक्षण संस्थान का इस क्रम में भ्रमण भी किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व वसूली लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में वर्चुअल समीक्षात्मक बैठक के दौरान राजस्व वसूली में पीछे रहने वाले संबंधित जिलों को 31 मार्च तक राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ प्रमंडलवार समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में राजस्व संग्रहण के भरपूर प्रयास करने पर बल दिया। इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वित्त मंत्री असहज महसूस कर रहे थे और उन्हें खांसी की समस्या भी थी। चिकित्सकों ने फिलहाल 2 दिनों की निगरानी में रहने की सलाह दी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनसे मुलाकात की अस्पताल में और उनका हालचाल जाना, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड इंडिजिनस वॉइस ट्राइबल नैरेटिव्स इन इंग्लिश विषय पर चर्चा हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड इंडिजिनस वॉइस ट्राइबल नैरेटिव्स इन इंग्लिश थीम पर आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं का मूल आधार एक ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से भाषाओं के विकास को नया आयाम मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर भी बातचीत अगर की जाए तो बहुत ध्यान में आएगा कि सब भाषाएं एक दूसरे के बहुत करीब हैं। भाषाओं में कोई डिफरेंस नहीं है और भारत की सही भाषाएं का मूल कहीं न कहीं संस्कृत है, कुछ है, इसलिए वो बोलियों के आधार पर अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के जो सेमिनार होते हैं वो बड़े लाभप्रद होते हैं, वो करते रहना चाहिए। वहीं डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज प्रोफेसर श्रेया भट्टाचार्य जी ने झारखंड की भाषाओं को अंग्रेजी और हिंदी भाषा से जोड़कर बाइलिंगुअल लैंग्वेज के प्रसार से जनजातीय विकास की बात कही। हमारा ये मानना है कि अगर हम झारखंड के जितने भी भाषाएं हैं उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में उनका एक कोलैबोरेशन करें, इट कैन बी बाइलिंगुअल एडिशंस और देयर कैन बी ट्रांसलेशंस, तो यहाँ का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ के जो स्टोरीज़ हैं, वो जो है न सिर्फ हमारे देश भर में बल्कि पूरे विश्व में ये जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। सेमिनार में शामिल रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत सिन्हा ने जनजातीय भाषाओं के उत्थान और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में भी इस दिशा में काम चल रहा है। हमारे पीएचडी भी हो रहे हैं, हमारे कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं वो नीचे भी पढ़ा रहे हैं, यूजी में भी पढ़ा रहे हैं और पहली मेरी प्रयास ये है कि हम इसे लोअर लेवल से, प्राइमरी लेवल से लेकर ऊपर उठें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष सह सेमिनार के समन्वयक मयंक रंजन ने बताया कि सेमिनार में विभिन्न देशों के 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जो कि इस विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें पूरे विश्व से करीब 150 के आसपास आलेख प्राप्त हुए थे, जिनको फिर हम लोगों ने स्क्रूटनी किया और कट करने के बाद हम लोगों ने अराउंड 80 रिसर्च आर्टिकल्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उतने लोग यहाँ पर आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, मतलब पूरी दुनिया से लोग आज हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में आयोजित 2 दिवसीय यह सेमिनार भाषाओं के सतत विकास की अहम कड़ी साबित हो सकती है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की पहल पर खूंटी के उलिहातू से 4 दिवसीय स्वराज पद यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य नेताओं ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर इस पद यात्रा की शुरुआत की। रांची में 22 मार्च को इस पद यात्रा का समापन होगा। रांची के लालगोटवा में भारतीय वन उत्पादकता संस्थान द्वारा वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन किया गया।
किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण तथा जलवायु संरक्षण को लेकर रांची में आयोजित इस वृक्ष उत्पादक मेले में सैकड़ों कृषकों ने कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण की बारीकियों से संबंधित जानकारी हासिल की। हम बहुत पेड़ पौधा लगा चुके हैं, यहाँ कुसुम लगाए, महुआ लगाए, करंज लगाए, और अभी जो सर बता रहे हैं जो लाह का बारे, वो लाह का भी काम हम पूरा किए हैं। लाह में बहुत अच्छा होता है। फूल वूल जैसे पेड़ उड़ का हर एक चीज़, जैसे बांस वगैरह सबका भी सब चीज़ का मतलब जानकारी यहाँ पे हम लोग को मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। किस तरह का लाह लगाया जाए तो आपका जैसे कुसुम हुआ और बैर हुआ, पलाश हुआ, यही सब का जानकारी कुछ कुछ मिला। इस मौके पर भारतीय वन उत्पादकता संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमित पांडे ने बताया कि संस्थान द्वारा झारखंड, बिहार और बंगाल के किसानों के लिए अधिक उत्पादन करने वाली प्रजाति के पेड़ पौधों का विकास करती है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। वन उत्पादकता संस्थान के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। हमारा मुख्यालय जो है IFP का वो यहाँ रांची में है और हमारा मुख्य काम है अच्छी प्रजातियों का विकास करना जो कि ज़्यादा उत्पादकता दे पाएं, ऐसी प्रजातियों का विकास करना। मौके पर मौजूद प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्षारोपण ही इसका एकमात्र समाधान है। अभी देख रहे हैं कि जो हम लोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं आ रही है उससे निपटने के लिए तो हम लोग ट्री ग्रो करने में सभी किसानों को मोटिवेट करना ये चाहते हैं कि वो ऐसे पौधे लगाएं जो यहाँ के एग्रो फॉरेस्ट्री के हिसाब से वो सही हो। भारतीय वन उत्पादकता संस्थान रांची में आयोजित इस वृक्ष उत्पादक मेले में कृषि क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाकर किसानों को अपने उत्पादों की जानकारी दी, जो किसानों के लिए काफी लाभप्रद रहा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब बात गिरिडीह की, जहां आर्थिक अपराध से जुड़े माफियाओं का मनोबल इन दिनों बढ़ा हुआ है। बालू लदे एक ट्रैक्टर ने तीसरे CEO अखिलेश प्रसाद की सरकारी गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर ट्रैक्टर चालक वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाकर चालक ट्रैक्टर को स्टार्ट छोड़कर फरार हो गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलट गया। बाद में कुछ लोग पहुंचे और ट्रैक्टर का इंजन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक मजदूर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इधर CEO अखिलेश प्रसाद ने बताया कि वे तीसरी पंचायत भवन जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बालू लोड ट्रैक्टर के जाने की सूचना मिली, जिसके बाद वे ट्रैक्टर को पकड़ने पहुंचे, लेकिन इसी बीच बालू माफिया ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बचे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों की जोरदार तरीके से घेराबंदी की जा रही है। जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली और पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई हैं। इन विस्फोटकों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुरहू पुलिस ने हेटगोवा हॉकी मैदान के पास जंगल से 2 तस्करों को डोडा से पाउडर बनाते गिरफ्तार किया है। DSP वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मौके से पुलिस ने 33 बोरे में लगभग 449 किलो डोडा जब्त किया है। डोडा से पिसा हुआ लगभग 35 किलो डोडा पाउडर, डोडा पीसने वाली मशीन, तराजू, 22,000 नकद भी बरामद किए गए। बरामद डोडे की बाजार मूल्य 72 लाख रुपए बताई जा रही है। DSP ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पुलिस को कई जानकारियां भी मिली हैं। बयानों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य तस्करों और अफीम खरीदारों का भी खुलासा हो सकता है। खूंटी पुलिस लगातार अवैध अफीम की खेती एवं व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल एक सूचना प्राप्त हुई कि मुरहू थाना क्षेत्र के हेटगोवा में हॉकी मैदान के पास में कुछ लोग अवैध डोडा का कारोबार करने वाले हैं। इस सूचना पर छापेमारी किया गया और हेटगोवा के हॉकी मैदान के पास से 34 बोरा में करीब 480 kg अवैध डोडा बरामद किया गया है। साथ ही 2 व्यक्तियों विपिन मुंडा, रई मुंडा गिरफ्तारी की गई है। ये लोग एक मशीन लाए थे जिससे
डोडा की पिसाई कर रहे थे और ये आगे बेचने वाले थे। इन लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ हम लोग पीट एनडीपीएस की कार्रवाई, साथ ही संपत्ति जब्ती भी कार्रवाई कर रहे हैं। रांची में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस से सुखदेव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वालटोली शिव मंदिर के पास से अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करते 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गधड़ा में जमीन विवाद में एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आई और मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हत्याकांड के 2 आरोपी फरार हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम ने जहां स्पष्ट किया कि यह मॉब लिंचिंग का मामला नहीं, वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उससे लग रहा है कि मॉब लिंचिंग टाइप का इस टाइप का मारा गया है, पूरा इकट्ठा भीड़ बना के। मॉब लिंचिंग का डेफिनेशन अलग है। ये लोग एक ही परिवार के लोग हैं और मारपीट का कारण जो है इन लोग का पर्सनल है। इसमें जो भी है ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोले हैं तब प्रेस का सपोर्ट के वजह से, और ये आंटी लोग पूरा मेरा बस्ती का सब सपोर्ट किया है, क्योंकि सब देखा है कि किस तरीके से वो लोग मेरे पापा को पीट के इस तरीके से खत्म करने, वीडियो में पूरा दिख रहा है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में आयोजित उद्यम उत्सव में भाग लेंगी। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। कृषि आधारित वाले 7 मंडप होंगे। मंडप में ग्रीन एमएसएमई टेक्नोलॉजी, महिला उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्रामोद्योग और एमएसएमई बिजनेस सपोर्ट मंडप भी शामिल होंगे। मंडप में विभिन्न व्यापार और लाइव पॉटरी प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान हुनर, संगीत, नुक्कड़ नाटक, साड़ी ड्रैपिंग सत्र और राजस्थानी कठपुतली निर्माता प्रदर्शन जैसी तमाम गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। ये उद्यम उत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। नीति आयोग की टीम ने सरायकेला जिले के आकांक्षी प्रखंड गम्हरिया में संचालित योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने पंचायतों में संचालित योजनाओं को लेकर महिला समूहों से संवाद किया और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही सुझाव भी मांगे। इस कड़ी में उपायुक्त गांजिया बराज भी पहुंचे और लिफ्ट इरिगेशन के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंच रहे पानी की जानकारी ली। उपायुक्त ने प्रखंड अंतर्गत संचालित योजनाओं पर संतुष्टि जताई, साथ ही इसे और बेहतर करने की बात कही। पर जो कार्य हुए हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। कुछ जगहों पर कमियां भी मिली हैं और उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ जो लाभुक हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित करके ये प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवश्यकताओं का आकलन हो और उन आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्य योजना बनाएं और उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उसका हम लोग लाभ दिलवा सकें।
यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर धनबाद मंडल के नगर ओंटारी रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च से रांची और नई दिल्ली के बीच चलने वाली रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। ये ट्रेन रात्रि 9:45 पर नगर ओंटारी स्टेशन पहुंचेगी और 9:47 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस 4:13 पर नगर ओंटारी स्टेशन पहुंचेगी और 4:15 पर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पूर्वी अनुसंधान परिषद की ओर से रांची के नामकुम परिसर में स्मार्ट खेती थीम पर किसान समृद्धि मेला सह कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। रांची के नामकुम में स्थित अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय किसान समृद्धि मेला सह कृषि गोष्ठी में उन्नत कृषि पर विशेष चर्चा हुई ताकि अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इस दौरान कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कृषि विकास और किसान कल्याण पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार सतत प्रयत्नशील है। हम लोग सब जानते हैं पूरा इस रीजन में SCR पलांडो का हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक नाम है। इसे इन्होंने बताया कि मोर देन 60 वैरायटी इन्होंने डेवलप कर चुका है और आगे में भी हमारे राज्य के किसानों का रिक्वायरमेंट का अनुरूप हमारा जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन के आलोक में रिसर्च करके यहाँ का आवश्यकता का अनुरूप किसान के अनुरूप वैरायटी डेवलप करना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको मार्केटिंग अन्य फैसिलिटी में सपोर्ट करना, ये सब काम इनके द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार भी इनको सहयोग करते हैं। हम लोग चाहेंगे राज्य सरकार के साथ मिलकर हमारा किसान के कल्याण के लिए और से ज़्यादा काम करें। इस मौके पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील चंद्र दुबे और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर संस्करण संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। हम लोग चाहते हैं खेती में थोड़ा सा नया टेक्निक, जो उन्नत टेक्निक उसको लाया जाए, चाहे टपक सिंचाई हो, चाहे हमारा ड्रोन का एप्लीकेशन हो, जो हम लोग फ्यूचर फार्मिंग जो आने वाला समय में किस टाइप का खेती होना चाहिए उसका ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे ताकि किसानों को जो है उसको जागरूक करें। और मैं अपनी तरफ से यहाँ के किसान भाइयों को कहूँगा कि वो पारंपरिक रूप से जो खेती करते हैं उसके अलावा उनको पशुपालन, मुर्गी पालन और वानिकी और सब्जी उत्पादन में भी ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड सबका सामूहिक प्रबंधन करना है, सामूहिक खेती करना है जिससे उनकी इनकम और आय बढ़ सके। इस 2 दिवसीय किसान समृद्धि मेला सह कृषि गोष्ठी में झारखंड, बिहार के विभिन्न जिलों के 500 किसानों ने हिस्सा लिया। स्मार्ट खेती थीम पर आधारित यह कृषि संगोष्ठी कई मायनों में सार्थक रही है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महान राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने उन्हें पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। भारत और जर्मनी के बीच फुटबॉल संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रसार भारती और DFB जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत भारत में DD स्पोर्ट्स और वेव OTT प्लेटफॉर्म पर DFB पोकाल से सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण होगा। साथ ही 20 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही OTT ऐप वेव्स पर भी सजीव प्रसारण होगा। भविष्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश भर से 20 खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा। जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के साथ में आज प्रसार भारती का एक करारनामा हुआ और इसके तहत जो उनके पुराने सीजन्स के जो कार्यक्रम हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उनकी हाइलाइट्स हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को और साथ ही साथ जो इस सीज़न के जो कार्यक्रम हैं जिसमें कि उनके लीग मैचेस के बाद जो 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और जो फाइनल मैच होगा उसका हम सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर करेंगे और हमारी जो OTT की ऐप है वेव्स, उस पर भी इसका प्रसारण सजीव किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले महीनों में DFB द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के कुछ नए खिलाड़ियों को चिन्हित करने का एक कार्यक्रम किया जा रहा है
और ऐसे करीब 20 खिलाड़ियों को फिर वो अपने खर्चे पर लेकर के जर्मनी जाएंगे, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग होगी, जहां उन बच्चों को वहां के मैचेस में खेलने का अवसर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात रहेगी। एक तो हमारे जो दर्शक हैं भारत भर में जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनका कि फुटबॉल में रुचि है, उनको ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए फुटबॉल को एज अ करियर चाहे कहें या एक पैशन के तौर पर लेने के लिए उनको उसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। रांची में आज से नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप शुरू होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 600 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 50 से अधिक इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर शामिल हैं। रांची में इस चैंपियनशिप का आयोजन स्थानीय सरला बिरला विश्वविद्यालय में हो रहा है। लगभग 6.5 लाख रुपए इनामी राशि वाले इस चैंपियनशिप में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता 23 मार्च तक चलेगी। रांची में चल रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण के मुकाबले में कल मेजबान झारखंड ने बंगाल को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। इसके अलावा कल खेले गए अन्य मुकाबलों में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी महाराष्ट्र को 1 गोल से, जबकि मणिपुर ने हॉकी मध्य प्रदेश को 2 गोल से और हरियाणा ने मिजोरम को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। दिल्ली में आज से खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हो रहे हैं, जिसमें देश भर के 1300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज को लेकर आज एक एंट्री जमा किए जा सकते हैं। वेव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए 20 मार्च यानी आज तक का समय है। यूट्यूब शॉर्ट्स या व्लॉग पर #वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत यानी मेरा भारत। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर जरूर करें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन। भोजनावकाश के बाद अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। सदन में विभिन्न मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में गर्माहट। रांची के नगरी में तसर रेशम उद्योग के समावेशी विकास पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी हुए शामिल। तसर उद्योग और बुनकरों के उत्थान पर जोर।
मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ खूंटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगभग 450 किलोग्राम डोडा जब्त, 2 पकड़ाए। रांची से भी 3 तस्कर गिरफ्तार। और फुटबॉल संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रसार भारती ने DFB जर्मनी से किया समझौता। रांची में आज से नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप।